नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस और आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। कर्नाटका की सत्ता की जंग हो, बिहार का सियासी भूचाल या फिर देश से लेकर बांग्लादेश तक फैला कफ सिरप का काला साम्राज्य। आज का बुलेटिन 3 ऐसी बड़ी खबरों के साथ जिनके मायने सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि सत्ता के समीकरण, जनता की उम्मीदें और सिस्टम की नाकामी सब पर सवाल खड़े करते हैं। पहली बड़ी खबर, कर्नाटक में सीएम की कुर्सी पर संग्राम चरम पर। सिद्धरमैया का 5 साल तक सीएम बने रहने का दावा और शिव कुमार खेमे की दिल्ली तक लॉबिंग। कांग्रेस में अंदरूनी युद्ध खुलकर सामने आ चुका है। इसी बीच बिहार में मिली चुनावी हार के बाद कांग्रेस और महागठबंधन में घबराहट बढ़ चुकी है। इस हद तक के इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी बड़ी खबर, प्रशांत किशोर का अपनी पूरी संपत्ति पार्टी को दान करने का चौंकाने वाला ऐलान, वो भी तब जब बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। आखिर प्रशांत किशोर ने ऐसा क्यों किया? और तीसरी बड़ी खबर, कोडीन का सिरप का इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क बेनकाब हो चुका है। वाराणसी में करोड़ों का बरामदगी के बाद खुला वो काला खेल जिसका मास्टरमाइंड अभी भी रहस्य है। सवाल यह है कि क्या शुभम जायसवाल अकेला है या फिर इसके पीछे है कोई गॉडफादर। आज का बुलेटिन आपको ले चलेगा सियासत, सस्पेंस और सिस्टम की परतों के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कर्नाटक की सत्ता की सबसे बड़ी कहानी से। कर्नाटका में सीएम की कुर्सी से जुड़ा विवाद सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने यह कहकर कुर्सी के विवाद को और गहरा दिया है कि वो पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि इससे पहले शिव कुमार खेमे के कुछ विधायक दिल्ली पहुंचकर लॉबिंग कर चुके हैं। अंदरूनी खींचतान हो या फिर 2.5 साल के फॉर्मूले की बात, सब मिलाकर बहुत कुछ कहानी बयान कर रही है जो कांग्रेस के लिए फिलहाल बेहतर नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक शिव कुमार के करीबी नेताओं में शामिल गुब्बी के विधायक श्रीनिवास, श्रृंगेरी के विधायक टीडी राजगौड़ा, कुनिगल के विधायक एचडी रंगनाथ, अनंकल के विधायक बी शिवन्ना, कुडाची के विधायक महेंद्र कलप्पा और एमएलसी सी रवि खड़गे से मिले और लगभग 10 मिनट तक ये बैठक चली। इन सभी नेताओं ने पावर शेयरिंग समझौते के चलते अपनी बात रखी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का अनुरोध किया। साथ ही विधानसभा चुनाव जीतने पर कांग्रेस की जो डील हुई थी शिव कुमार और सिद्धरमैया के रोल को लेकर बतौर चीफ मिनिस्टर, उससे अब साकार करने की भी बात कही गई। आपको बता दें कि कर्नाटक में मई 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे और नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए थे। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के सामने एक बड़ा सवाल था कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, क्योंकि शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों ही दो बेहद मजबूत, लोकप्रिय और कद्दावर चेहरे थे। सीएम पद के लिए इन्हीं दोनों में से किसी एक के नाम पर मोहर लगनी थी, लेकिन यहीं पर विवाद खड़ा हुआ। पार्टी के बीच हलचल तेज हुई क्योंकि कुछ नेताओं की पसंद सिद्धरमैया थे, कुछ नेता शिव कुमार को सीएम के रूप में देखना चाहते थे। इससे पहले कांग्रेस की ही सरकार में साल 2013 से लेकर 18 तक सिद्धरमैया फुल टर्म के लिए कर्नाटक की कमान संभाल चुके थे। काफी माथापच्ची के बाद 2023 में सिद्धरमैया के ही नाम पर मुहर लगी और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम का पद मिला, लेकिन कुछ बदलाव के साथ। जानकारी के मुताबिक 2.5 साल के फॉर्मूले के बाद ही तभी कही गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने 2.5 साल बाद यह जिम्मेदारी शिव कुमार को सौंपने की बात कही थी ताकि मतभेद को खत्म किया जा सके और पार्टी को आने वाले वक्त में किसी भी तरह का खतरा न हो। शिव कुमार गुट के मुताबिक अब यानी नवंबर 2025 में 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और वक्त आ चुका है पावर शिफ्ट का। ऐसे में विधायकों का कहना है कि शिव कुमार ने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत की है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद देकर सम्मानित किया जाना चाहिए। वहीं जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधायकों को आश्वासन तो दिया कि राहुल गांधी इस बात पर जल्द फैसला करेंगे, लेकिन साथ में नेताओं को दोबारा दिल्ली आने से मना किया है ताकि ये मुद्दा ज्यादा गहरा न जाए। अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने साफ तौर पर कहा है कि 2025 का बजट वो ही पेश करेंगे। उनका दावा है कि कांग्रेस ने उन्हें 5 साल का जनादेश दिया है और वो पूरा कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री बिताना चाहते हैं। फिलहाल ये अंदरूनी खींचतान किस राह जाएगी? क्या फैसला लेंगे राहुल गांधी? क्या डीके शिव कुमार के प्रशंसक उन्हें सीएम बना पाएंगे? और किस तरह कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस उलझन को सुलझा पाएगा, ये फिलहाल आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कर्नाटक में सत्ता संग्राम और बिहार विधानसभा चुनाव में बेहद फीका प्रदर्शन कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि कांग्रेस का वक्त कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी के लिए लड़ाई तो बिहार में इस्तीफे का दौर ये शुरुआत हो चुकी है।
बिहार महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरवत जहां ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से नाराज होकर उन्होंने ये कदम उठाया है। उनका कहना है कि 2025 में सिर्फ 8% महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहा, जो काफी दुखद है। उन्होंने कहा कि उन्हें बिहार महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बने 28 महीने हो गए। उनके मुताबिक महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को भी उठाया गया और बहुत सारी महिलाओं को उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि महिला अध्यक्ष को भी टिकट नहीं दिया गया। सरवत जहां फातिमा ने एक्स पोस्ट के जरिए इस्तीफा पत्र शेयर किया, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के सामने चुनौती आ गई। जानकारी के मुताबिक सहरसा से विधायक और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें एनडीए से कॉल आया था। अहम बात यह है कि वो एनडीए में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आईपी गुप्ता ने कहा कि वो एनडीए में जाने के लिए तैयार हैं, पर उनकी शर्त है कि तांती तत्व समाज को एससी कैटेगरी में शामिल किया जाए। उनका कहना है कि अगर उनकी ये मांग मान ली गई तो बिना देर वो एनडीए के साथ जा सकते हैं। अब रुख करते हैं बिहार की। बिहार को मुख्यमंत्री मिल चुका है, सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन 2025 के नतीजे विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आए। बिहार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार का सामना करने के बाद प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जन सुराज को लेकर एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। प्रशांत किशोर ने दिल्ली का अपना एक घर छोड़कर सारी संपत्ति पार्टी को दान करने का मन बना लिया। प्रशांत किशोर ने अपनी सारी चल और अचल संपत्ति पार्टी के नाम करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अगले 5 सालों तक अपनी कुल कमाई का 90% हिस्सा भी पार्टी को देने की बड़ी घोषणा कर दी है। हार की कड़वाहट को स्वीकारते हुए प्रशांत किशोर ने चंपारण के गांधी आश्रम में 24 घंटे का मौन व्रत रखा। इसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर पीके ने मजबूत इरादों के साथ इस भावनात्मक कदम का ऐलान किया। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि ये समर्पण जन सुराज के संघर्ष और फाइनेंशियल मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, मैंने 20 सालों में जो कुछ भी अर्जित किया है वो सब मैं जन सुराज पार्टी को समर्पित कर दूंगा। परिवार के लिए सिर्फ दिल्ली का एक घर रखा है। आने वाले 5 सालों तक मेरी कमाई का कम से कम 90% हिस्सा पार्टी को जाएगा। इस दौरान पीके ने 15 जनवरी से बिहार में पार्टी के लिए संघर्ष का नया अध्याय शुरू करने की भी घोषणा की है। इस अभियान के जरिए जन सुराज के कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं को सरकार की तरफ से दिए गए 2 लाख के वादे से संबंधित फॉर्म भरवाएंगे, जिसका मकसद सरकार पर वादा पूरा करने का दबाव बनाना और जनता को चुनावी वादों के प्रति जागरूक करना है। पार्टी के लिए आर्थिक योगदान और लोगों के जुड़ाव को सुनिश्चित करने के लिए प्रशांत किशोर ने आम जनता से जन सुराज को सालाना कम से कम 1000 रुपए दान करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने एक नया सख्त नियम लागू करने की बात कही है। उन्होंने साथ में कहा कि अब वो केवल उन्हीं लोगों से मिलेंगे जिन्होंने जन सुराज को कम से कम 1000 रुपए का योगदान दिया होगा। प्रशांत किशोर ने जोर देते हुए कहा कि अब संघर्ष का वक्त शुरू हो चुका है। और अब बात करते हैं कफ सिरप से जुड़े एक अवैध नेटवर्क की, जिसका जाल सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर तक फैल चुका है। खांसी की साधारण दवा समझे जाने वाले कफ सिरप अब एक खतरनाक नशे का हथियार बन चुके हैं। कोडीन युक्त कफ सिरप का यह अवैध नेटवर्क सिर्फ यूपी या बिहार तक ही नहीं बल्कि बांग्लादेश तक फैल चुका है। वाराणसी में करोड़ों की बरामदगी के बाद उठे सवाल ने पूरे प्रदेश के प्रशासन और ड्रग विभाग को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और इस पूरे रैकेट में केंद्र में माना जा रहा है एक नाम, शुभम जायसवाल, जो फिलहाल फरार है। हम आपको आज उस काले साम्राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने कोडीन युक्त कफ सिरप के सहारे समाज में मौत बांटने का काम किया। साथ ही बताएंगे कि कैसे एक शख्स ने इस काले कारोबार के दम पर महज कुछ सालों में अकूत दौलत का साम्राज्य खड़ा कर दिया। वाराणसी का रहने वाला एक साधारण युवक, नाम शुभम जायसवाल, महज 3 साल में करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन बैठा। लेकिन ये दौलत किसी मेहनत, बिजनेस या स्टार्टअप की देन नहीं थी, बल्कि एक जहरीले कफ सिरप के काले कारोबार का नतीजा। ये वही जहर था जिसने ना जाने कितनी जिंदगियां मौत के मुंह में पहुंचा दी। लेकिन शुभम और उसके गिरोह के लिए ये जहरीला सिरप सोने की खान बन गया था। शुभम जायसवाल ने रांची में रजिस्टर्ड शैली ट्रेडर्स के नाम से इस गोरख धंधे की शुरुआत की और कोडीन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप की सप्लाई कई राज्यों में फैलानी शुरू कर दी। देखते ही देखते उसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर बांग्लादेश की सीमा तक फैल गया। बस 3 साल में शुभम और उसके साथियों ने करोड़ों का काला साम्राज्य खड़ा कर लिया। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कैसे हुआ। इस नेटवर्क का खुलासा अक्टूबर महीने में तब हुआ जब सोनभद्र के चूक लाइन मोड़ पर चेकिंग के दौरान करीब 20,000 कफ सिरप की बोतलें बरामद की गई।
ये बोतलें 2 कंटेनरों में नमकीन और चिप्स के पैकेटों के बीच छुपाकर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने मौके पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद यूपी पुलिस और एसआईटी ने जब नेटवर्क खंगालना शुरू किया तो एक एक करके परतें खुलती गईं और पूरा खेल उजागर हो गया। जांच में पता चला कि शुभम का गिरोह कफ सिरप को कभी तेल की बाल्टियों में, कभी नमकीन के पैकेटों के बीच, तो कभी छोटे कैरियरों और साइकिलों के जरिए अलग अलग राज्यों में तस्करी करता था। ये बोतलें बांग्लादेश तक 8 से 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेची जा रही थी। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कठोर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के हर कोने में नशे का कारोबार फल फूल रहा है और कोडीन सिरप को नशे के रूप में धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने पूरे मामले की विस्तृत जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर असली खिलाड़ी कौन? भले ही शुभम जायसवाल और उसके साथी पुलिस के रडार पर आ चुके हैं, लेकिन जांच अभी भी कई सवालों पर अटकी है। क्या 3 साल में करोड़ों की संपत्ति और इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क सिर्फ शुभम के बूते खड़ा हो सकता था? क्या इस काले साम्राज्य के पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड, कोई सफेद पोश या कोई सरकारी संपर्क खड़ा है जो अभी तक पुलिस और एसआईटी की पकड़ में नहीं आया? जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहरीले कफ सिरप गैंग का गॉडफादर कौन है? तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें इंडियन प्रेस हाउस के साथ।